नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत की जाए, एक दुखद खबर मैं आपको दे दूं कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जोरहाट का जो नीमती घाट नाम की एक जगह है, वहां पर दो नावें आपस के अंदर टकराई हैं और बताया जा रहा है कि इस नाव के अंदर, इन नावों के अंदर लगभग 120 लोग सवार थे और 70 लोग अभी तक लापता हैं। ईश्वर उन लोगों की रक्षा करे। अब चर्चा, हालांकि बिल्कुल चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हम नमस्कार इंडिया अपने जो संवैधानिक संस्था है, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा न्यायालय है, उसके प्रति पूरा सम्मान रखता है। हर तरीके से हमारा इस चर्चा को करने का मकसद किसी भी रूप में कोर्ट की अवमानना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती हैं और जो कई लोग आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे भी कहा कि भाई डिजिटल मीडिया के ऊपर या कुछ जगहों पर कोर्ट के बारे में अनर्गल बातें भी की जाती हैं, जिससे वो थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे थे एक बहस के। चलिए, तो हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं कि वायर नाम का जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके एक उन्होंने जो उनका जो एक कार्यक्रम है उसके आधार पर, उस पर आधारित, और वो दी वायर का लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी वायर का लिंक आपको बिल्कुल लिख रहा हूं, उसके अंदर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अर्थात ये कार्यक्रम पूरा का पूरा दी वायर के ऊपर आ चुका है। अरफा खानम जो है, अरफा खानम शेरवानी इस कार्यक्रम को बना चुकी है और उसको देखने के बाद, उस दी वायर के कार्यक्रम को देखने के पश्चात मन में हुआ कि क्या ऐसा भी है, तो एक इच्छा एक जागृत हुई, उत्सुकता एक जागृत हुई, कम से कम मैं कहूं कि उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भाई जानकारी और जानकारी नेटवर्क के लिए जो सबसे बेहतर हो सकते हैं वो अधिवक्ता लोग ही हो सकते हैं, जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले कि ये दी वायर की रिपोर्ट पर आधारित है, उनके पूरे कार्यक्रम पर आधारित है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कहीं भी कोर्ट की अवमानना जैसे भाव नमस्कार इंडिया के अंदर नहीं। आज की चर्चा में मेरे साथ दिल्ली हाईकोर्ट से एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा साहब। पाहवा साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन आज की इस चर्चा के अंदर। पाहवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। ठीक है पाहवा साहब, इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करूं, आपने भी देखा होगा दी वायर का जो कार्यक्रम है उस पर आधारित चर्चा। जी, देखा है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले कि क्या हम न्यायालय से संबंधित इस कार्यक्रम की चर्चा यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने चैनल के ऊपर कर सकते हैं? इस चर्चा का कहीं कोर्ट की अवमानना जैसी तो चीज नहीं है। क्या हम एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जो हमारे अंदर उत्सुकताएं जागी उस कार्यक्रम को देख के, क्या उसके साथ हम बेझिझक चर्चा कर सकते हैं? पहला सवाल मेरा पाहवा साहब आपसे। जी, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि एक मर्यादा के दायरे में रह करके हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि ये जो चीज एक चैनल में, या एक चैनल ही है, वायर दी वायर जो है चैनल ही है, एक चैनल ने इसने मुद्दा उठाया है, उसके ऊपर काफी उन्होंने एक जज, रिटायर्ड जज साहिबा का चर्चा भी करी है। तो समाज में उसका क्या संदेश जाता है? आखिरकार जो हमारे नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, किसी न किसी रूप में थोड़ा या ज्यादा इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं और समझते हैं, और उनके विचार सोच पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से हम, मेरे हिसाब से हम चर्चा कर सकते हैं, एक मर्यादा के दायरे में रहे। जी बिल्कुल, मर्यादा सम्मान करते हुए कोर्ट का फिर से अनुपमा प्रकाश जी, जिनका आदरणीय पाहवा साहब नाम ले रहे थे, वो रिटायर्ड जस्टिस है, अनुपमा प्रकाश जी। अंजना प्रकाश जी जी, क्षमा चाहूंगा, अंजना प्रकाश जी जी। अब पाहवा साहब, दूसरा सवाल मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से वायर ने जो चर्चा की। जो भी जो अकील कुरैशी साहब, जो जस्टिस अकील कुरैशी के संदर्भ में, क्योंकि जो पिछले सप्ताह जो 9 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है, उसमें शायद 3 महिला जजेस की भी अपॉइंटमेंट हुई है,
तो अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि भाई उसके अंदर फिर से अकील कुरैशी साहब का नाम नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज कि जो भी कॉलेजियम था, जो जजेस थे, उनमें से किन्हीं ने भी, जो आश्चर्य है इस रिपोर्ट के आधार पर या इस कार्यक्रम के आधार पर है, कि इनमें से किन्हीं भी जज महोदय ने उनका नाम रेकमेंड नहीं किया अकील कुरैशी साहब का, जबकि वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज बताए जाते उस रिपोर्ट। और उसमें यह आरोप लगाया गया, यह पूछा गया, एक सवाल खड़ा किया गया पावा साहब कि क्या हमारी जो जुडिशरी है उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, या अभी भी राजनीतिक दबाव से मुक्ति नहीं मिली है हमारी जुडिशियरी को, पावा साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक दबाव वाली कोई बात मुझे तो दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर कहा जाए तो थोड़ा बहुत पहले का तो मैंने सुना हुआ है जी। अगर आज की हम बात करें मुख्य रूप से तो बात यह है कि जो कॉलेजियम है माननीय उच्चतम न्यायालय की, जो जजेस की नियुक्ति रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि इनकी नियुक्ति की जाए, उस कॉलेजियम ने नाम ही नहीं दिया इन जज का। सेकंड सीनियर मोस्ट होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब एक बात ये भी सोचने की है कि दो चीजें आती हैं किसी भी दायित्व को देने के लिए। मैं इसको दायित्व का नाम दे रहा हूं। किसी को भी कोई दायित्व देने के लिए दो चीजें आती हैं, एक तो उसकी सीनियोरिटी और दूसरी उसकी दक्षता। दक्षता, उसका वो कितना, उनकी काबिलियत जो समझी जा रही है, जो जिसके क्या बोलते हैं विवरण या जो भी चीज ली जाती है, वो किस तरह का उभर के सामने आ रहा है। हर जगह मैं समझता हूँ सीनियोरिटी काम नहीं करती। अब कहीं भी देख लीजिए, सीनियोरिटी इतना काम नहीं करती जितना व्यक्तिगत रूप से उसका दक्षता कितनी है, वो कितना, उसकी काबिलियत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हम उदाहरण मैं सेना की दे देता हूँ। यदि कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, उसको जनरल बनना उचित बात है क्योंकि सीनियोरिटी से आ गया। यदि उसके नीचे को मेजर जनरल है और वो उससे कहीं ज्यादा एक्टिव है, उससे कहीं ज्यादा समर्थ है, उससे कहीं ज्यादा प्रतिभावान है, तो क्या, क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व है, सेना की मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्या उसको अवसर ना दिया जाए? और उसकी रिपोर्टिंग भी तो देखी जाएगी, दोनों चीजें, उसका स्केल क्या है और रिपोर्टिंग क्या रही है अभी तक, पिछला उसका रिकॉर्ड क्या है। यही चीज अगर यहाँ लागू करते हैं तो देश की सर्वोच्च न्यायालय में जिसको न्याय देना और जहां न्याय दिया हुआ अंतिम माना जाता है, क्या उसमें रिव्यू की पोजीशन रहती है और भी रहता है क्यूरेटिव पिटीशन लगाने का, किंतु मुख्य रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए केवल और केवल सीनियरिटी काम नहीं करती मेरे विचार में। पावा साहब, और क्योंकि जो जजेस के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, उन्होंने इनका नाम ही रिकमेंड नहीं किया, तो हमें, मैं समझता हूँ, शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, सवाल तो यही है ना कि नाम ही किसी ने नहीं लिया। अब आपने जो दक्षता का एक सवाल उठाया, ऐसी बात नहीं है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो रहे हैं, तो दक्षता तो कहीं ना कहीं उनकी होगी। और 2018 की जो एक चर्चा आ रही है कि उनका नाम उस समय कॉलेजियम ने लिया तो था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए, लेकिन वहां से राजनीतिक रूप से मना कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दक्षता पर तो शायद हमें प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए पावा साहब। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो वहां की सरकार से भी थोड़ी बहुत राय ली जाती है। यदि उनकी समझ में वो नहीं आता, आखिर उनके सामने भी तो सारा विवरण जाता है, यदि उनके समझ में उनको ये लगता है कि ये यहाँ के हिसाब से उचित व्यक्ति नहीं है, तो मना कर देना, उसमें कोई, हम अगर राजनीतिक इसमें हाथ देखें तो मैं समझता हूँ वो गलत होगा।
इतनी इतनी गंदी राजनीति मैं नहीं समझता होती। हालांकि पुराने उदाहरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट में किसी जमाने में बहुत ही ऐसी उदाहरणें हैं जो सोचा भी नहीं जा सकती। जी नहीं, मेरा सवाल फिर वही है कि ठीक है, राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने या सीएम ने उनका नाम रेकमेंड नहीं किया, लेकिन वहां के कॉलेजियम ने तो उनका नाम रेकमेंड किया था। इसका मतलब मैं जो सवाल करना चाह रहा हूं आपसे, जो चर्चा करना चाह रहा हूं उस संदर्भ में, भाई दक्षता पर तो उनके लिए प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता ना। अगर दक्षता नहीं होती तो उनका नाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए, तो चीफ जस्टिस के लिए तो रेकमेंड नहीं किया जाता ना। राजनीतिक क्या निर्णय लिया गया उसको छोड़ दिया जाए। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं कि दक्षता, क्योंकि आपने दक्षता पर सवाल उठाया। जी ऐसा है कि कॉलेजियम ने, मैं कॉलेजियम के ऊपर कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं जी। हालांकि इसकी गहराई में जाएं, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे वकालत ना करते हो, चाहे कोई और किसी भी व्यवसाय में हो, लेकिन वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि देश में किस लेवल पर, किस स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटना चक्र चल रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि में क्या चीज है, उनको जानकारी भी होती है। अगर उसको लेकर के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जा सकती किंतु मन में होती है कि ये चीज है, तो इसलिए उसको जरूरी नहीं है कि उजागर किया जाए। अगर रिकमेंड किया गया है और सरकार में कोई व्यक्ति ऐसे हैं, एक या दो या पूरा कैबिनेट या कोई भी, हालांकि कोई भी सरकार होती है उसमें या तो कोई ऐसा हो कि किसी की सुनता ही ना हो, नहीं तो हर एक राज्य के अंदर एक मंत्रिमंडल होता है, उनकी एक कमेटी होती है और वो किसी भी अपॉइंटमेंट्स को, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स कहते हैं, किसी भी अपॉइंटमेंट को वो कई दृष्टिकोणों से वो एग्जामिन करते हैं। इसके साथ साथ मैं और बात कहना चाहता हूँ जी, जो विधायिका है जी, विधायिका जो है वो कानून बनाती है जी, और वो क्या नाम, विधानसभा हो या संसद हो, उस कानून को ऊपर चर्चा करके उसको कानून को पास किया जाता है जी। और उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हर बार सारे ही कानून पास हो जाते हैं, किंतु एक आध कानून ऐसा भी आ जाता है जिसमें कोई ऐसी गलती कोर्ट को, बड़े न्यायालय को नजर आती है तो उसको रद्द भी कर देते हैं या उसमें फेरबदल के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं। तो ऐसी चीजें तो होती रहती है। इसको अगर यदि हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में बात करें और उससे सरकार के इसमें बात को लें कि सरकार ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया, तो सरकार में भी तो मंत्रिमंडल ने सारा कुछ रिकॉर्ड मंगा के कुछ ना कुछ देखा होगा, उनको कुछ नजर आया होगा कि यहाँ के योग्य नहीं है तो उन्होंने नहीं लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही कोर्ट, देखिए आगे आगे मैं थोड़ी सी बात और रही कोर्ट की, भाई इस कोर्ट में नहीं तो उस कोर्ट में, उस कोर्ट में नहीं तो उस कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश ही है, वो कोर्ट ए में हो या कोर्ट बी में हो, राज्य ए में हो राज्य बी में, मैं नहीं समझता उसमें कोई फर्क पड़ता है। और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जितना अवसर किसी को, एक ज्यादा यही कहा जाएगा ना, त्रिपुरा एक छोटा राज्य है लेकिन न्यायपालिका तो वहां भी है ना। न्यायपालिका छोटी हो तो क्या उसको बढ़िया आदमी की जरूरत नहीं है जी? जी तो क्या पता उसके लिए ज्यादा उचित समझे गए हो जी। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि वो घटिया थे या बढ़िया थे, लेकिन वहां के लिए उचित माने गए, वहां लगा दिए गए जी। इसमें क्या गलती है, मुझे समझ में नहीं आता। पाहवा साहब, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, मैं सरकार ने जो भी निर्णय लिया मध्य प्रदेश की, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो उनका अधिकार है। सवाल ये कहा जा रहा है कि जब वहां का कॉलेजियम, उस कॉलेजियम ने ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने जस्टिस अकील कुरैशी साहब का नाम रेकमेंड किया, सरकार ने क्या डिसीजन लिया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर कॉलेजियम में एक भी जज ने उनका नाम नहीं लिया। आश्चर्य इसके ऊपर व्यक्त किया गया है रिपोर्ट के अंदर। और फिर वही नहीं समझता इसमें जी, बोलिए बोलिए। नहीं आप कहिए, बात पूरी कर ली। नहीं, फिर क्योंकि लोग फिर उसके बाद चर्चा वही आ जाती है कि क्या इतना पूरा का पूरा कॉलेजियम कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के अंदर है। सवाल फिर वही क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही कॉलेजियम के सदस्य होते हैं?
जी, जो सबसे वरिष्ठ हैं, और उनकी वरिष्ठता के साथ साथ वहाँ उनका एक दर्जा बन चुका होता है, उनके अनुभव का भी। तो उसके साथ यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि पांचों के पांचों जज, किसी ने भी उसके विरोध नहीं किया, पांचों के पांचों जज जो है सरकार के दबाव में आ गए, ऐसा बुद्धि तो नहीं मानती। जी नहीं, लेकिन इसके अंदर यह भी चर्चा की गई है पाहवा साहब कि जब तक जस्टिस नारीमन रहे वो इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक जस्टिस अकील कुरैशी का नाम उसके अंदर नहीं होगा, उस लिस्ट के अंदर नहीं होगा, मैं लिस्ट को ओके नहीं करूंगा। और जस्टिस नारीमन के रिटायर होते ही वो लिस्ट पूरी की पूरी आ गई और हमारे यहाँ 9 जजेस ने जो है शपथ ग्रहण कर। देखिए, कहने को तो यहाँ एक बात और भी होती है कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्तियों में भी, चाहे किसी भी स्तर पे हो, व्यक्तियों में भी कमी होती है जी। और हालांकि हम महान महापुरुषों का सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, पूजा तक भी करते हैं जी। तो जस्टिस नरीमन ने कहते हैं कि अड़ गए। अड़ने वाली जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज हमारे सामने निकल के नहीं आई कि उनका अड़ने का कारण क्या था। क्या केवल सीनियरिटी को लेकर के कह रहे थे या कि किसी और पक्ष को भी लेकर के पूरे एक विश्लेषण, समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक बातों को लेकर के उन्होंने ये बात कही, ऐसा तो कोई सामने आया नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? मतलब कुल मिलाकर आपने जो सुई, जहां पर उन जजेस के कॉलेजियम के ऊपर जहां पर कुछ लोग शक कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, आपने उस सुई को सीधा सीधा जस्टिस नारीमन के ऊपर मोड़ दिया। नहीं, मैं थोप नहीं रहा, लेकिन ये एक बिंदु तो है ना, एक विचारणीय बिंदु तो है ना। ऐसी चीज कौन सी निकल के आई है कि जस्ट नारीमन अपने आप में बड़े एक सम्मानीय जज भी रहे हैं और बतौर वकील भी बहुत सम्मानीय रहे हैं। मैं कुछ हद तक उनको जानता भी हूँ, किंतु ये नहीं कहा, अभी ये चीज तो निकल के नहीं आई कि वो किस बात के लिए अड़े हुए थे। जब अड़े हुए की बात कही जा रही है तो कौन से पक्ष को लेकर के अड़े हुए थे, कौन से बिंदु को लेकर के अड़े हुए थे, ये बात सामने नहीं आई है। नहीं, वो तो आपको भी मालूम है। आगे 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 अगर वो अकेले अड़े हुए थे तो कोलिजियम के इसका मतलब बाकी मेंबर्स तो उसके पक्ष में नहीं थे, तो 4:1 हो गई ना रेशो। तो इसको अब क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर, हालांकि आपको भी पता है कि कॉलेजियम में एक दूसरे को भी नहीं मालूम चलता कि किसने किसका नाम रेकमेंड किया और किसका नहीं किया, तब भी बावजूद इसके आप जो कह रहे हैं कि कुछ तो था, तो कुछ वो क्या हो सकता कि एक भी जज ने, और ये जानते हुए भी कि कोई एक दूसरे का कभी मालूम नहीं चलता है किसने किसका नाम रेकमेंड किया और किसका नहीं किया, तब भी कहीं ना कहीं अकील कुरैशी साहब, तब भी अकील कुरैशी साहब का जब तक नाम नहीं लिया गया, तो ऐसा क्या कारण आपको नजर आता है? कम से कम अगर मैं आपसे, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को, नमस्कार इंडिया के दर्शकों को, कि पाहवा साहब अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हालांकि न्यायपालिका का बहुत ज्यादा सम्मान वो शुरू से करते रहे, लेकिन बावजूद उसके बेधड़क, बेबाक और निष्पक्ष रूप से अपनी राय रखने के लिए एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी बहुत प्रसिद्ध है। पाहवा साहब, आप बताइए। आप मेरे प्रति इस तरीके की सोच बन गई है आपकी, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं पाहवा साहब, मैंने देखा है आपको, अब से मैं अनेकों वर्षों से मैंने आपको देखा, आपकी बेबाक राय देखिए। जब कॉलेजियम सिस्टम वाला एक मसला आया था, मैंने तब भी आपकी, मैंने आज तक कोई ऐसे वकील, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, कि जो इस प्रकार की बेबाक राय रखता हो, कम से कम। जी पाहवा साहब। देखिए, मैं पहले भी ये बात व्यक्त कर चुका हूं कि मेरे वकील होने के नाते मेरे 2 दर्जे हैं, मेरी 2 जिम्मेदारियां, और दोनों को मिला के यदि मैं बात करूं तो वो मेरी जिम्मेदारी न्यायपालिका के लिए है। क्यों कि वकील होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों या न्यायमूर्तियों का सम्मान और उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाए। दूसरी तरफ मैं एक नागरिक के तौर पे भी सोचता हूं कि इस सब का समाज के अंदर क्या संदेश जा रहा है, और उसको लेकर के मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और ये ऐसा स्तंभ है
न्याय प्रणाली में हम तो इसको कहते हैं भगवान का दूसरा रूप, या न्याय भगवान करता है या न्यायमूर्ति करते हैं या न्यायाधीश कहें, हम कोई भी नाम दें, वो करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर सुनी होगी, तो जब वो पंच बनते हैं तो उनका क्या भाव बनता है, पहले पंच बनने से पहले उनकी क्या सोच होती है और पंच बनने के बाद उनकी सोच क्या होती है। कहीं ना कहीं ये चीज भी होती है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ मुझे आपके कथन में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप दाल में काला देख रहे। ये मानने की बात है कि एक का दूसरे को पता नहीं होता। क्या ये आप सोचा जा सकता है कि हर एक जज को अलग अलग बुला के या फोन करके या संदेश भेज के कहा गया होगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना वरना हम ये कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? और आगे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, कोलिजियम जो है सरकार के पास क्यों भेजती है? जी, उसका अप्रूवल के लिए, उसको स्वीकार के लिए क्यों भेजती है? नहीं तो कोलिजियम ही अपना फैसला लागू कर ले। इसलिए भेजती है कि सरकार के अंदर कुछ चीजें, सरकार के पास कुछ सूचनाएं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। मैंने पहले कहा ना कि संविधान विधायिका बनाती है या कोई भी विधान विधायिका बनाती है, वो चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। और वो जो उसकी जो ड्राफ्टिंग करते हैं, कौन करते हैं? वो वकील नहीं होते, वो जज भी नहीं होते, वो एक सामान्य व्यक्ति होते हैं। हाँ, उनकी वकालत की क्वालिफिकेशन होती है, उन्होंने लॉ को गहराई से पढ़ा होता है, उन्होंने सब अगले पिछले लॉ देख के, सबको देख के उसके हिसाब से वो कानून बनाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत कम अवसर आए हैं कि विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को किसी न्यायालय ने रद्द किया हो। एक इक्की दुक्की उदाहरण मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं चूक भी हो सकती है। और वो चूक कई दफा इस तरह से भी हो जाती है कि जैसे संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जब डिबेट चल रहा है, डिबेट में कोई ऐसा प्रभावशाली ग्रुप होकर नहीं जी ये तो क्लॉज जोड़ो ही जोड़ो। आज भी हमारे जो देश का संविधान है उसके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि इसमें कौन बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो किसी न किसी दबाव में आके जोड़े गए और उनमें भी कईयों को लागू किया गया है। जब व्यवस्था दी गई थी, जैसे SC ST के लिए 10 साल की व्यवस्था दी गई थी, आज 70 साल हो गए, उसको कोई हिला तो नहीं पाया। और SC ST का कल्याण कितना हुआ है वो देख लीजिए। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस सच्चाई से हम भाग भी नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो माननीय न्यायमूर्ति हैं जो कोलिजियम के सदस्य थे, उनको एक एक करके किसी ने राजनीतिक दबाव डाला हो, ये बात किसी भी समझ से परे है। ठीक है, आपने कहा कि सच्चाई से हम भाग नहीं सकते पावा साहब। अब अगेन अब एक सत्य तो ये भी है ना, और जो चर्चा में है और इस रिपोर्ट में भी चर्चा में है कि वर्ष 2010 के अंदर शायद यही अकील कुरैशी, जस्टिस अकील कुरैशी ने एक निर्णय दिया था अमित शाह के विरुद्ध। जी सुना है जी, लेकिन कौन से प्रकरण में दिया था जी, और उसके तथ्य क्या थे जी? आप देखिए, अगर यदि आप ये कहते हैं कि राजनीतिक दबाव पड़ता है, लेकिन समाज के अंदर ऐसे वर्ग भी हैं जिनका दबाव पड़ता है। अब मैं उसके और ज्यादा खोलना पसंद नहीं करूंगा। ऐसे वर्ग भी हैं जिनका निर्णय करने पे दबाव पड़ता है। और तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। ये निर्णय जो आया 2010 का, मैं ये आक्षेप नहीं कर रहा, माननीय न्यायमूर्ति में मैं आक्षेप नहीं कर रहा, किंतु ये भी तो अगर ये उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अमित शाह के विरुद्ध निर्णय दिया था, तो ये भी देखा जा सकता है किसी खास ग्रुप के प्रभाव में आकर के तो नहीं दिया। और केस क्या था याद करिए, केस क्या था याद करिए जी, इशरत जहां। उस केस के बारे में आम जनता का क्या ओपिनियन था वो भी याद करिए जी। मैं और ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के सम्मान का भी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी हर आदमी अपने चश्मे से देखता है जी, लेकिन उसमें ओवरऑल क्या चश्मा बनता है, क्या रंग निकलता है, वो भी देखना बड़ा जरूरी है जी। नहीं, आपने बिल्कुल कहा चश्मे से, लेकिन वही बात है ना, आज के समय में बहुत सारी अब जो जनता है, आम जनता, वो कहीं ना कहीं, अब ये तो आप तकनीकी चीजें हैं जो आप जैसे वरिष्ठ वकील जानते हैं,
जो कोर्टों के अंदर रहते हैं, लेकिन आम जनता के अंदर कई बार इस प्रकार की चीजें चर्चाएं होती है। और इसके अंदर भी मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा, अगेन जैसे राम मंदिर का फैसला आया, जब वो उसकी तारीखें पड़ रही थी, बार बार आगे डिले किया जा रहा था, यही आम जनता थी जो कुछ जजेस के बारे में जिस प्रकार भी अनाप शनाप टिप्पणी करती रही हो, लेकिन जब निर्णय आ गया तो वही जनता पलट गई। या जैसे पिछले वर्ष के दिल्ली दंगों के संदर्भ में कपिल मिश्रा वाले केस के अंदर, वहां भी लोगों की अलग अलग इसी प्रकार की टिप्पणियां रहती हैं। तो कुल मिलाकर जो आम जनता है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इन सुनी बातों पर या अपने अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पका लेते हैं और कुछ ना कुछ एक निर्णय तक पहुंच जाते हैं, मैं समझता हूँ, जो शायद नहीं पहुंचना चाहिए। पावा साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मौके ऐसे बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं। ख्याली पुलाव केवल वही व्यक्ति पकाते हैं जो किसी भी विषय को, किसी भी मद को, किसी भी जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको ज्यादा बारीकी से, ज्यादा गहराई से जानने का प्रयास नहीं करते। तो आपने सुना होगा कई दफा पत्रकार, जो मीडिया पत्रकार हैं, किसी समूह में कोई आंदोलन हो रहा था, पूछते हैं आप यहाँ किस लिए आए, हमें तो पता नहीं है जी। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो इस तरह के लोग ख्याली पुलाव बना लें तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर केवल ख्याली पुलाव बनाने वाले ही लोग बैठे हैं। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं है जो हर चीज को बड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं है क्या हैं? और उनका जो विश्लेषण है वो ध्यान देने योग्य होता है जी। अब इसी को पीछे जो घटनाएं हुई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर के जी, कितने चीजें सामने आई थी और अंत में निकला क्या? नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ पावा साहब, मेरा जो निवेदन है वो ये कि ठीक है कुछ लोग ख्याली पुलाव पका लेते हैं, लेकिन क्या कहीं कुछ इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल या कोई कमी, अब कमी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन या निर्णयों में या कुछ बातों में या गतिविधियों के अंदर कहीं कोर्ट की तरफ से भी कमी रह जाती है, या ऐसा मौका छोड़ दिया जाता कि उन मौकों के ऊपर लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगते हैं और उसी को निर्णय समझने लगते हैं, अंतिम निर्णय। जैसा कि अभी ये जो अकील कुरैशी जी वाला और जो 2010 वाले निर्णय को मैं जोड़ रहा हूं या जो भी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं तो छोड़ दी जाती होंगी ना, कहीं ना कहीं से तो ये चीजें निकलती ही होंगी ना, कहीं ना कहीं से ऐसा मौका तो मिलता ही होगा ना पावा साहब। मैं देखिए इसको कई परतों में देखना पड़ेगा। एक परत वो है जो इसके बिल्कुल करीब है जी, जहां ये सब कुछ हो रहा है जी। एक परत उसके आगे, एक परत और उसके आगे, एक परत और उसके आगे है। तो परतों में कई दफा तो क्या होता है, बात निकलते निकलते उसका रूप बदलता जाता है। जैसे आपने एक पिक्चर आई थी कि कहा तो किसी ने कुछ और बात फैलते फैलते अलग रूप ली, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बन गया या पंख का कौवा बन गया। ये पंख के कौवे भी बन जाते हैं कई दफा। ये समाज के अंदर ये भी एक सच्चाई है, जब एक मुंह से दूसरे कान में बात जाती है, उस कान में जाने के बाद उस मुंह से निकलती है, तो वो कुछ ना कुछ अपना अगर उसमें मत लगा देता है या अपना हिकमत चला देता है तो उसका स्वरूप बिगड़ भी जाता है। लेकिन जो बिल्कुल उसके करीब होते हैं उनको सब सच्चाइयों का पता होता है और कभी ना कभी वो भी लीक कर देते हैं। नाम उनका आए या ना आए, कहीं ना कहीं लीक होके कई जगह पहुंच जाती। आप पत्रकारिता में हैं, क्या ऐसी चीजें जो आप तक पहुंच जाती हैं, क्या वो किसी का लेटर है, किसी का कुछ भी है, विदेशों से भी आ जाता है, हमारे तक नहीं पहुंचता? क्यों? कुछ तो लिंक है ना, कुछ तो सोर्स है ना। तो सूचना लेने वालों के कुछ सोर्स होते हैं, तो बात निकलती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी पब्लिक का व्यू बनता है। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहा। नहीं, आपकी बात ठीक है। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक कहा गया पावा साहब कि षट्कर्णयो विद्यते मंत्र है। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक है कि षट्कर्णयो विद्यते मंत्र है, 6 कानों में पहुंची हुई बात खुल जाती है। इसका मतलब 2 से आगे मैं पावा साहब षड करने विद्यता भेदा, ये तो सच्चाई है जी। मैं इसलिए कह रहा था पावा साहब, ये जो लोग अपने अपने ख्याली पुलाव कह लीजिए या किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, कुछ मौके छोड़ दिए जाते हैं। मैं इसमें इससे हटके, वायर की इस घटना से हटके थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दूं आपके साथ में। आज ही का शायद निर्णय है कि
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि विवाहित होकर भी किसी अन्य के साथ सहमति संबंध में रहना अपराध नहीं। अब मैं क्यों कहना चाह रहा हूं इस विषय के ऊपर, मैं क्यों, वो एक पंजाब के जोड़े के ऊपर ये निर्णय आया, और इसके अंदर जो बात हुई कि इसके दौरान में, इस बहस के दौरान कोर्ट में एक बात रखी गई, अनीता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी रखा गया था उसके अंदर, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अगर जोड़े में से कोई भी एक पहले से शादीशुदा हो तो उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसके आगे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि यह आदेश, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में कहा है कि वो उस आदेश का सम्मान तो करते हैं, लेकिन इस आदेश से वो सहमत नहीं है। अब बात तो हो गई ना दो हाई कोर्ट के निर्णय, एक ही, ठीक है कुछ परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन लगभग कमोबेश एक जैसे केस, निर्णय दो अलग, और उससे भी बड़ी बात एक हाई कोर्ट कहता है कि मैं सम्मान तो करता हूं, क्योंकि जैसे हम भी बार बार कह रहे हैं कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सहमत नहीं हूं उस निर्णय से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये चीज निकल के नहीं आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज किस तरह की बेंच का था, किस तरह की पीठ का था, और पंजाब हाई कोर्ट में पीठ क्या साइज क्या था। साइज का मेरा मतलब कितने न्यायाधीशों की पीठ, कितने न्यायमूर्तियों की पीठ थी, इलाहाबाद की कितने। एक बात रोकू, आपकी बात वो गई, ये तकनीकी चीज है जो आप लोग कोर्ट रूम में रहते हैं, बहस करते हैं दैनिक रूप से, आपको तो मालूम है, लेकिन मेरा जो कहने का आम जनता के अंदर क्या संदेश, क्या सवाल ये कि निर्णय, आप ही कहते हैं कि निर्णय होता नहीं, होता दिखना भी चाहिए, तो निर्णय कुछ इस प्रकार के आम जनता के अंदर भी तो संदेश फिर उसी प्रकार का जाए ना। बात ये आप लोगों से बाहर निकल के जो जनता इसके ऊपर चर्चा करती है, जो इस प्रकार उन चर्चाओं के कारण जब इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो ऐसे भी तो निर्णय हो ना कम से कम ना। चर्चा की यदि हम चर्चा करते हैं तो उसका एक पहलू तो ये है कि आम लोग चर्चा करने से उसका संदेश क्या लेते हैं कि क्या कानून इजाजत दे रहा है, या ये संदेश लेते हैं कि जजों का आपस में टकराव है। दोनों चीजें सही नहीं है। कानून जो है वो है, और ये तकनीकी बातों की जो मैं आप कह रहे हैं, तकनीकी बातें तो इसमें आड़े आती ही हैं। और तकनीक एक बात मैं और भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय का, अगर सेम उच्च न्यायालय का कोई निर्णय हो तो उसका दर्जा अलग है, किसी दूसरे उच्च न्यायालय का निर्णय हो या उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो तो माना जाएगा। और सेम बिंदु पे, ये अगर बिंदु अलग है तो वो भी नहीं है। मैं यहाँ अपनी उदाहरण देना चाहूंगा। एक केस में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय था, उस निर्णय के होते हुए भी मैंने वो मुकदमा डाल दिया। जिला की जो न्यायाधीश थी, महिला थी, उन्होंने कहा जी माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है, आपने पढ़ा होगा। मगर जी बिल्कुल पढ़ा है, और उसको पढ़ने के उपरांत भी मैं दे रहा हूं तो कुछ तो मैंने उसमें से देखा ही होगा जी। वो मेरी पिटीशन, मेरी याचिका लेना ही नहीं चाहती थी जी। मैंने कहा माननीय महोदया आप ले लीजिए, इसको निरस्त कर देना, डिसमिस कर देना, मेरे ऊपर खर्चा डाल देना, पर ले लीजिए और अपना एक रीजन्ड निर्णय देना जी। और उन्होंने वही निर्णय दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार ये याचिका स्वीकार्य नहीं है। मैं उसको लेकर के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गया और उन्होंने मेरे तर्क को स्वीकार कर लिया और वो जजमेंट बहुत सालों तक चली है, 1 साल नहीं, बहुत सालों तक उसका अनुसरण करके और केसेस में निर्णय दिए गए, जो बाद में एक बड़ी बेंच ने, बड़ी पीठ ने जो उसके फैसले को थोड़ा सा बदला। तो ये चीजें, मैं अपना कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, किंतु ये समझना जरूरी है कि जो बात न्यायमूर्ति ने या न्यायाधीश ने कही है वो प्रसंग से लेकर के कितनी सीधी सीधी जुड़ी हुई। अब उसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय किन तथ्यों के ऊपर था और यहाँ का उच्च निर्णय, और एक न्यायालय का दूसरे न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है।
अगर बराबर के दर्जे के हैं तो उनकी मर्जी या माने, उनकी मर्जी ना माने। अगर वो, मैंने कहा ना, अगर बड़ी पीठ है तो मानना बनता था, तो इसका मतलब वो बड़ी पीठ नहीं है, इनके बराबर की पीठ होगी, उनकी मर्जी माने, उनकी मर्जी ना माने। और जहां तक आम जनता का सवाल है, आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे है क्या। लॉ यही कहता है कि किसी विवाहित महिला से आप संबंध नहीं बना सकते। अब यहाँ ये सामने नहीं आई चीज कि कंसेंट एक चीज है, विवाहित महिला जिसका पति है आप संबंध नहीं बना सकते। अब बाकी तथ्य क्या है वो आप देख लीजिए। नहीं, मेरा सवाल उसके, मैं निर्णय पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरा तो जो कई बार आम जनता के अंदर संदेश चला जाता है, जी मैं सम्मान तो करता हूँ लेकिन सहमत नहीं। आपके ख्याल में इसमें क्या संदेश जा रहा है आम जनता के अंदर? आम जनता के अंदर जा रहा है हम कर सकते हैं। नहीं, मैं वो कोई भी, ये तो एक केस आ गया पर्टिकुलर वकील साहब, मैं पर्टिकुलर केस के अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक निर्णय पे सम्मान तो कर रहे हैं लेकिन सहमत नहीं है। अर्थात अगर कल को, अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी, तो उन्होंने अपना तर्क दिया होगा, कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो कल को मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लग जाता है, सवाल ये भी तो बनता है। कई बार ऐसा होता है। ये इसमें न्याय की प्रणाली में ऐसी बात नहीं है कि एक जज जो है, एक जज या एक पीठ जो है दूसरे पीठ की निर्णय से सहमत नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय का है तो उनको मानना ही पड़ेगा, तथ्य वही है तो। और अगर वैसे नहीं मानते तो ये इसका अवमानना नहीं है। मतलब अगर एक आदमी कहीं न्याय प्रणाली में ये अवमानना नहीं गिनी जाती। ठीक, मैं यही स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं आज उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से सहमत नहीं और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहा हूं, तो क्या यह अवमानना की दृष्टि में आता है या नहीं आता? ये अवमानना की दृष्टि नहीं है। जैसे मैंने एक मौके पे ये कहा है कि उसका आप, जहां हो सकता है आपको लगे कि मैं अपनी ही बात को काट रहा हूं कि भाई आम जनता पे असर क्या पड़ता है, वो तथ्यों से देखा जाएगा कि किस तरह के तथ्य हैं और उसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, आम व्यक्ति के मानसिकता पर क्या असर। ठीक है बाबा साहब, इस केस के ऊपर डिटेल में फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपसे समय लेके, आपका अमूल्य समय लेकर। ये कुछ चीजें थी, भ्रांतियां थी जो आप भी जैसे, मुझे अच्छा लगेगा यदि मैं कोई इसमें कुछ अपने विचार, जो नहीं विचार हो, मैं दे सकूं। चलिए, धन्यवाद पाहवा साहब। ये थे एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी आज की इस चर्चा के अंदर, जो कि हमने दी वाया की रिपोर्ट के अनुसार चर्चा की। लोगों के अंदर कई बार कुछ अलग तरीके के संदेश चले जाते हैं। अब यही निवेदन, जिस प्रकार पाहवा साहब ने बताया, और हमने जो अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के संदर्भ में भी जो एक छोटी सी टिप्पणी ली पाहवा साहब की, कुल मिलाकर संदेश ये है कि आसानी से अपनी कल्पनाओं के आधार पर ना उड़े, अपनी कल्पनाओं के आधार पर किसी निर्णय पर ना पहुंचे। बेहतर हो, पुराने लोगों ने भी कहा, बड़े लोगों से ज्ञान ले लेना चाहिए, पहले तोलें फिर उसके बाद कहीं बोलें। तो आज की चर्चा में, नमस्कार इंडिया की इस छोटी सी चर्चा में जुड़ने के लिए मैं एडवोकेट राम प्रकाश पाहवा जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा निवेदन, बाहर निकले तो मास्क लगा कर। धन्यवाद, नमस्कार।